हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका केवीएम इंस्टीट्यूट मुंडावत द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 6 में टॉपिक पढ़ेंगे विभव मापी। इससे पहले वाली वीडियो में आपने व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित मीटर सेतु पढ़ लिया था। आज हम विभव मापी पढ़ रहे हैं। पोटेंशियोमीटर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। जो पोटेंशियोमीटर विभव मापी होता है बच्चों, ये किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल या दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने की आदर्श युक्ति है। क्या है? आदर्श युक्ति है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल या दो बिंदु के मध्य विभवांतर मापना हो तो आदर्श युक्ति क्या है? विभव मापी है। ये सारा काम आप वोल्टमीटर से भी कर सकते हो। वोल्टमीटर से भी विभवांतर माप सकते हो, सेल का विद्युत वाहक बल माप सकते हो, लेकिन वोल्टमीटर में वास्तविक मान आपको पता नहीं चलेगा, वास्तविक मान नहीं आएगा। यहाँ पे कैसा मान आएगा? विभवांतर या विद्युत वाहक बल का वास्तविक मान आएगा। ये अंतर है। तो विभव मापी क्या है? एक आदर्श वोल्टमीटर है, ये मान सकते हैं। आदर्श वोल्टमीटर है। ये अविक्षेप की स्थिति में, ये अविक्षेप की स्थिति में विभवांतर का शुद्ध मापन करता है। चलो समझते हैं इसको। जो वोल्टमीटर होता है उसका कंसेप्ट समझिए, फिर आपको इसकी विशेषता समझ में आएगी विभव मापी की। बच्चों, वोल्टमीटर जो होता है वो इस तरह से होता है। ये प्रतिरोध R है, ये वोल्टमीटर है। यहाँ से मान लो I धारा I, ठीक है। I धारा दो भागों में बढ़ जाती है। इस बिंदु पर मान लो ये है A बिंदु और ये है B बिंदु, ठीक है। A और B बिंदु के बीच में प्रतिरोध जुड़ा है, तो इधर प्रतिरोध में धारा चली गई I1, इधर धारा चली जाएगी I माइनस I1। तो वोल्टमीटर में कितनी धारा गई? वोल्टमीटर में धारा प्रवाहित हुई I माइनस I1। तो ये जो प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है R, इसमें बहने वाली धारा वास्तविक धारा से कम होगी। कुछ धारा तो वोल्टमीटर में ही चली गई, कुछ धारा तो वोल्टमीटर में चली गई I माइनस I1। इस I माइनस I1 धारा के कारण विभव में कमी आएगी, और वो कमी ही तो ये मेजर करके दिखाएगा इस प्रतिरोध के सिरों के बीच में, ठीक है ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है? I1 है, क्योंकि I में से I माइनस I1 तो इस विभव मापी में चली गई। इस विभव मापी का जो, इस वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध में ख़त्म हो गई। बची हुई धारा का मापन ये वोल्टमीटर करके दिखा रहा है, अर्थात ये आपको दिखा रहा है I1 धारा के लिए विभव, जबकि एक्चुअल में हम किस धारा के लिए विभव मापना चाहते हैं? I धारा के लिए विभव मापना चाहते हैं बिंदु A और B के बीच में, लेकिन ये हमें शो कर रहा है I1 धारा का। इसलिए यह वास्तविक मान से कुछ कम मान का विभव या विभवांतर हमें माप के देगा। A और B के बीच का जो विभवांतर होगा VAB, यह वास्तविक मान से कम आएगा। यह वास्तविक मान से कुछ कम प्राप्त होगा। कुछ कम प्राप्त होता है, ठीक है। तो एरर आएगी। लेकिन ये जो है विभव मापी, ये अविक्षेप की स्थिति पर कार्य करता है। अविक्षेप की स्थिति मतलब धारा का मान 0। गैल्वेनोमीटर में इसमें विभव मापी की जगह क्या लगाएंगे? ये R, ये गैल्वेनोमीटर लगा रहेगा
यहाँ पे धारा आई जा रही है यहाँ से, इधर मान लो गई धारा I1, लेकिन यहाँ पे तो धारा अविक्षेप की स्थिति में कितनी हो जाएगी, I डैश IG 0। जब यहाँ धारा 0 तो सारी की सारी धारा यहाँ प्रवाहित होगी, तो सारी की सारी धारा इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी। तो इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच का एग्जैक्ट विभवांतर VAB, ये वास्तविक विभवांतर प्राप्त हो जाएगा, आपको वास्तविक प्राप्त होगा, समझे। तो ये अंतर है मुख्य रूप से विभव मापी और वोल्टमीटर में। तो हम कह सकते हैं अब ये ऐसे वर्क कर रहा है कि जैसे कि इधर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसका प्रतिरोध कितना है, इन्फिनिटी है, अनंत मान का प्रतिरोध की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसमें धारा नहीं जा रही है, धारा नहीं जा रही है तो इधर मतलब कोई धारा नहीं जा रही, मतलब इसका प्रतिरोध कितना है, अनंत हो गया। अनंत हो जाएगा तभी तो धारा 0 हो जाएगी। ये समझ आया आपको? ठीक है। चलिए अब हम विभव मापी की संरचना देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। विभव मापी में एक लकड़ी का फट्टा होता है ऐसे 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, इसके ए सिरे पे और ये वाला सिरा बी होता है, यहाँ से ऐसे एक तार, एक तांबे की पत्ती लगी होती है, उससे फिर एक तार का टुकड़ा यहाँ पे एक पत्ती लगी होती है, फिर एक तार का टुकड़ा यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक पत्ती लगी होती है, फिर एक तार का टुकड़ा यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे। ठीक है, ये देखो 10 वायर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वायर हो गए। ये विभव मापी होता है। इस विभव मापी में तार की लंबाई मापने के लिए इधर एक स्केल लगा होता है। जीरो से लेके 100 सेमी तक 1 2 3 4 90 ना क्या कहते हैं इसको 98 99 100, इनके बीच में छोटे छोटे अंतराल होते हैं बराबर दूरियों पर ऐसे। ये विभव मापी है। ए सिरे पे एक संयोजक पेच और बी सिरे पे भी एक संयोजक पेच लगा होता है। ठीक है बच्चों, ये पूरा किसका बना होता है, लकड़ी का आधार होता है। ये लकड़ी का आधार है। ये मैंने जो जोड़ा हुआ है इधर, ये तांबे की पत्तियां हैं। और ये जो तार है ये यूरेका, ये कहते हैं मैग्नीन, इसको मैग्नीन मिश्र धातु है या यूरेका, इसको कॉन्स्टेंटन बोलते हैं, का बना होता है। मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। ठीक है भाई, ओके। ये है इसकी संरचना। सेल को हमेशा विभव मापी के
अगर आपको कोई भी सेल जोड़ना है तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा विभवमापी के ए सिरे से जुड़ेगा। जितने भी सेल प्रयुक्त करो आप, E1, E2, E3, जितने भी सेल ले रहे हो सबका पॉजिटिव ए पे ही जुड़ना चाहिए। प्रयोग में इसको यूज करने के लिए हम विभवमापी को केवल एक सीधी रेखा से दर्शाएंगे। अब आगे ऐसे दर्शा देंगे ए और बी, ये विभवमापी है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इससे जुड़ेगा। ठीक है भाई। तो इसकी संरचना में क्या होगा, ये जो तार हमने लिया है इमेग्रीन या यूरेका, ये इसका जो होता है प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, अल्फा न्यून होता है। अल्फा यानी कि प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत ही कम होता है, न्यून होता है। अधिक देर तक धारा प्रवाहित करने पे इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है। अधिक देर तक धारा प्रवाहित करने से इसका ताप बढ़ जाएगा, जिससे धारा का मान भी बढ़ जाता है। ओके, चलिए विभवमापी का सिद्धांत समझते हैं। इसके लिए ये विभवमापी लिया ए बी, यहाँ पे एक प्राथमिक परिपथ, प्रत्येक स्थिति में आप यही प्राथमिक परिपथ जोड़ेंगे। कुंजी, धारा नियंत्रक, संयोजक पेच बी, प्लस माइनस, ये प्राथमिक सेल ई पी, ये कुंजी है, ये आर एच है। ठीक है। यहाँ एक सेल लेंगे जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, उसको एक गैल्वेनोमीटर जी की सहायता से और जोकी के द्वारा तार पे स्पर्श करवाते हैं। ठीक है भाई, ऐसे एक परिपथ बना लेंगे। तो हमें क्या करना है, अविक्षेप की स्थिति में, एक लाइन लिखता हूं मैं, अविक्षेप की स्थिति में, अविक्षेप, अविक्षेप का मतलब जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जब गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो विक्षेप दिखाती है, उसको बोलते हैं अविक्षेप की स्थिति में। इस सेल का अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर प्राथमिक सेल के अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्ञात विभवांतर के बराबर होता है, या इसको लिख सकते हैं प्राथमिक सेल ज्ञात विभवांतर के तुल्य होता है। इसे विभवमापी का सिद्धांत कहते हैं। विभवमापी का सिद्धांत कहते हैं, इसे विभवमापी का सिद्धांत कहते हैं। ओके, कैसे करेंगे ज्ञात, चलो परिपथ व्यवस्था देख लिया आपने, एक विभवमापी ए भी है, प्राथमिक परिपथ जोड़ दिया है, द्वितीयक परिपथ जोड़ दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राथमिक परिपथ, इसको बोलते हैं द्वितीयक परिपथ। ठीक, तो हम जोकी को इस व्यवस्था में कुंजी की लगाकर जोकी को तार पर सरकाते हैं, धीरे धीरे जगह जगह पे टच करके देखते हैं।
अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। माना अविक्षेप की स्थिति पे तार की लंबाई L प्राप्त हुई। माना अविक्षेप की अवस्था में तार पर संतुलन लंबाई L सेमी प्राप्त होती है। या L मीटर लिख लो, इसको मीटर प्राप्त होती है। ठीक है, कहाँ पे? बिंदु C पर। माना अविक्षेप की अवस्था में तार पर C पर संतुलन लंबाई L मीटर प्राप्त होती है। तो बच्चों ये हो गया। तार की विभव प्रवणता, तार की विभव प्रवणता, इसको मैं x से लिखूंगा। एकांक लंबाई पर विभव पतन का मान होता है। एकांक लंबाई पर विभव पतन का मान होता है। इसको कैसे लिखेंगे कि भाई प्राथमिक सेल का विभव, प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल बटे विभव मापी तार की कुल लंबाई, विभव मापी तार की कुल लंबाई। तो बच्चों प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल है EP और इसके तार की जो कुल लंबाई है, कुल 10 मीटर जो है, उसको मैंने कैपिटल L मान लिया। तो x बराबर होता है बच्चों EP बटे L। ठीक है, तो इस स्थिति में VAC कितना होगा? A और C के बीच का विभवांतर, जब संतुलन लंबाई बिंदु C पे L प्राप्त हुई तो VAC बराबर हो जाएगा x इंटू L, है ना, जहाँ क्या है? x विभव प्रवणता है, जहाँ x बराबर है तार की विभव प्रवणता, और x का सूत्र ये होता है। समझ गए? अच्छा जी। तो x बराबर कितना हो जाएगा? EP का मान रख दो, x L बटे ये क्या नाम है इसका, इतना ही होगा बस। x बराबर EP बटे L। तो यहाँ पे VAC बराबर हो जाएगा EP बटे L इंटू स्मॉल l। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो मान होगा EP बटे कैपिटल L इंटू स्मॉल l, ये बिंदु A और C के बीच का विभवांतर होगा अविक्षेप की स्थिति में। और अविक्षेप की स्थिति में इस विभवांतर को, अविक्षेप की स्थिति में इस विभवांतर को ही क्या कहते हैं? इस अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल बोलेंगे। क्योंकि जो VAC बराबर होगा, और ये जो A और B के बीच का जो कुल विद्युत वाहक बल है, उसको मैं देखूं तो तार के लिए A और B के बीच का विभवांतर बराबर हो जाएगा I इंटू R, जहाँ R इस तार का कुल प्रतिरोध है ना। तो VAC बराबर हो जाएगा IR के बराबर। VAB, ये जो मान है A और B के बीच का जो कुल तार है, इसका जो मान है वो IR के बराबर हो जाएगा। और VAB किसके बराबर होगा? VAB XL के बराबर हो जाएगा। VAC किसके बराबर आएगा बच्चों? XL के बराबर आएगा। ठीक है ना। तो x क्या हो जाएगा? EP बटे L। x बराबर EP बटे L। ठीक है, ये EP बटे L। और EP की वैल्यू कितनी होगी? EP की वैल्यू इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर होगा? IR के बराबर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, VAC ये है ऐसे, x बराबर EP बटे L या x बराबर EP की वैल्यू कितनी है? IR बटे L, ये लिख सकते हैं। ठीक है, x बराबर हो जाएगा I इंटू R बटे L। और जो VAC आपने ज्ञात किया था, VAC बोला मैंने XL के बराबर आएगा। तो VAC बराबर होगा अविक्षेप की अवस्था में, x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे I इंटू R स्मॉल l बटे कैपिटल L, यही तो आएगा, I इंटू R स्मॉल l बटे कैपिटल L। यही मान इस सेल का विद्युत वाहक बल होगा अविक्षेप की अवस्था में।
यही मान इस सेल का विद्युत वाहक बल होगा, जो कि L पे डिपेंड करता है, जो कि I, R और L कांस्टेंट रहेंगे, तो VAC इज प्रोपोर्शनल टू L होता है। ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए। इसको मिटाते हैं। अब कुछ अन्य स्थितियाँ देखते हैं हम। संतुलन स्थिति के अलावा अन्य स्थितियाँ ये हो सकती हैं कि ये जो बिंदु है, बिंदु C, ये अविक्षेप अवस्था से कुछ पहले प्राप्त हो सकता है या अविक्षेप अवस्था के बाद में प्राप्त करें। यदि बिंदु C की स्थिति हम अविक्षेप अवस्था से पहले या अविक्षेप अवस्था के बाद में देखें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या नतीजे आएंगे। मान लेता हूँ मैं C1 तक की दूरी इसकी L1 के बराबर है और C2 तक की जो दूरी है A से वो L2 के बराबर है। ठीक है, ऐसे मान लिया मैंने। तो स्थितियाँ देखिए, यहाँ पे 2 स्थितियाँ बन सकती हैं। यदि VAC1, जो कि को मैंने C1 बिंदु पे दबाया और C1 बिंदु पे दबाने से जो विभवांतर होगा VAC1 वो आएगा XL1, ठीक है, और VAC1 इज लेस देन E है। VAC1 का मान किससे, संतुलन बिंदु के इधर प्राप्त किया है बिंदु आपने C1, तो विद्युत वाहक बल से कम होगा, VAC लेस देन E आएगा। इस अवस्था में धारा द्वितीयक परिपथ में क्लॉकवाइज प्रवाहित होगी। द्वितीयक परिपथ में धारा कैसे प्रवाहित होगी बच्चों, क्लॉकवाइज। देखो, इस सेल से यहाँ से धारा प्रवाहित होना शुरू होगी, इधर इस दिशा में, फिर ऐसे, फिर ऐसे, A से C1, C1 से G, G से E, धारा का पाथ हो जाएगा A C1 G E A, ये पथ हो जाएगा धारा का पथ। ठीक है, इस पथ में धारा प्रवाहित होगी। ओके, अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की। हमने जो की को इस पे टच करवाया बिंदु C2 पे, ठीक है, और बिंदु C2 पे मान लो A से बिंदु C2 की दूरी L2 के बराबर है, तो हम विभवांतर नापें तो VAC2 बराबर आएगा XL2 के बराबर, और यह इस प्रकार से है कि VAC2 इज ग्रेटर देन है E, VAC2 विद्युत वाहक बल E से ज़्यादा है। तो क्या होगा बच्चों, तो द्वितीयक परिपथ में धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होगी, एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है। ओके, धारा का पथ कैसा हो जाएगा, धारा का पथ रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, तो धारा का पथ हो जाएगा AE, A से E, E से G, G से C2, C2 से E। इस पथ में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, समझ आ गया इतना। अब धारा पहले की तुलना में विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। अब धारा पहले की तुलना में विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। ओके,
अब मैं ये मान के चलूं, यदि धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R डैश, तार का प्रतिरोध कैपिटल R, तार का प्रतिरोध कैपिटल R, और इसका सेल का, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R डैश है, तो प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित धारा I, इसमें मान लो I धारा प्रवाहित हुई, तो धारा I का मान कितना होगा? ओम नियम से आप लिख सकते हो, कुल विद्युत वाहक बल है EP सेल का बटे कुल प्रतिरोध। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध मैंने स्मॉल r से लिख दिया है, इसका जो प्रतिरोध है वो R डैश है, और इस तार का प्रतिरोध है कैपिटल R, तीनों श्रेणी क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r, इस तरह से लिखा जाएगा। तो धारा का मान होगा बच्चों I बराबर EP बटे A। विभव प्रवणता कितनी हो जाएगी? विभव प्रवणता लिखें, विभव प्रवणता x बराबर होता है I इंटू R बटे L, ये फॉर्मूला होता है। तो x बराबर I की वैल्यू रखो EP बटे R प्लस R डैश प्लस R इंटू R बटे L, ऐसे लिखा जाएगा। EP बटे R प्लस R डैश प्लस R इंटू R बटे L, ये हो जाएगी। अब अगर मैं ये मान लूँ कि आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, x बराबर EP बटे L होता है, वो बनाता हूँ यहाँ से। यदि मैं मान लूँ स्मॉल r भी 0 है, R डैश भी 0 है, तो बच्चों ये 0 R से R कट गया, x बराबर EP बटे L। ये विभव प्रवणता आपको प्राप्त हुई पहले, तो विभव प्रवणता का वही फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और देखिए इसमें, ये नोट कर लिया, नोट कर लो इसको भी। यदि विभवमापी तार की प्रतिरोधकता रो ओम गुणा मीटर है, तो x का फॉर्मूला होता है I इंटू R बटे L, ये होता है, बाद में लिखेंगे। तो बच्चों रो बराबर होता है R इंटू A बटे L होता है, तथा यहाँ से आप लिख सकते हो कि रो बटे A बराबर हो जाएगा R बटे L। अब x का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने? I इंटू R बटे L लिखवाया, ये फॉर्मूला होता है x का, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू रख देनी है R बटे L की, तो x बराबर आएगा बच्चों I इंटू रो बटे A। ये विभव प्रवणता ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इस सूत्र में आपको दिख रहा है कि विभव प्रवणता प्रवाहित धारा, तार की प्रतिरोधकता और तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पे डिपेंड करती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं मान लेता हूँ, माना तार की त्रिज्या बराबर स्मॉल r है, तो x बराबर होगा I इंटू रो बटे पाई आर स्क्वायर। जो एरिया होता है ना A, ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये ऐसे एक तार है, ये तार का ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, और ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा।
जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है बच्चों, तो प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर डिपेंड करती है? प्रतिरोधकता रो, आई और आर पे भी निर्भर करती है। ठीक, अच्छा, विभवमापी के लिए कुछ सावधानियां देख लीजिए। जब आप विभवमापी प्रयोग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पहली बात, प्राथमिक परिपथ का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, अन्यथा आपको शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। हर बार प्रेक्षण धारामापी का एक ही तरफ आएगा, दूसरी तरफ विक्षेप प्राप्त नहीं हो सकेगा। दूसरी बात, इस तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक धारा प्रवाहित करने से तार गर्म हो जाता है और जिससे तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो प्रेक्षण गलत प्राप्त होगा आपको तार का प्रतिरोध बढ़ने के कारण। उसके बाद अगली बात ध्यान रखने योग्य है कि जॉकी को तार पर कभी भी रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि जॉकी को तार पर रगड़ने से इस वायर का जो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है जो एक समान होता है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बदल जाएगा, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एरिया बदल जाएगा, विभव प्रवणता बदल जाएगी। ओके, यही ध्यान रखने योग्य बातें हैं। बाकी के टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए जाएंगे, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।